Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh CLAT classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. So, dear friends, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस 501 क्वेश्चंस की सीरीज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, प्रिंसिपल क्या कहता है? एवरीबडी इज अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन। ध्यान से सुनना भाई, यहां पर कह रहा है कि हर एक आदमी के ऊपर कानूनी जिम्मेदारी है टू टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड एक्ट और ओमिशन विच ही कैन फोरसी वुड इंजर हिज नेबर। द नेबर फॉर दिस पर्पज is any person whom he should have in his mind as likely to be affected by his act। टॉर्ट लॉ का प्रिंसिपल है कि यहां पर हर एक पर्सन की कानूनी रूप से जिम्मेदारी है कि अगर वो किसी भी प्रकार का कोई भी एक्ट, कोई भी काम कर रहा है या उससे कोई भी एक्ट ऐसा हो रहा है तो वो पूरी तरीके से रीजनेबल केयर करेगा, पूरी तरीके से ध्यान रखेगा। किस बात का ध्यान रखेगा? कि उसके काम से किसी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, जो तकलीफ उसे दिख सकती है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे घर पर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो जो वर्कर काम कर रहे हैं मैं उनको अच्छे से बता दूंगा, देख भाई यहां पर लोग आते जाते रहते हैं तो प्लीज किसी के ऊपर कोई सामान मत गिरा देना। तो ये यहां पर जो चीज आप देख सकते हो, फोर्सी का मतलब भविष्य में झांकना, जो मुझे दिख सकती है कि हाँ मेरे इस नेग्लिजेंसी की वजह से किसी और को इंजरी हो जाएगी तो मैं ये ध्यान रखूंगा कि मेरे नेबर को मेरे एक्ट से परेशानी नहीं हो। अब यहां नेबर का मतलब पड़ोसी नहीं है, नेबर का मतलब है कि कोई भी पर्सन जो मेरे एक्ट से डायरेक्ट अफेक्टेड हो। सिचुएशन, कृष्णा while driving a car at a high speed in a crowded road। कृष्णा जो है ना वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसकी गलती यह है कि जिस सड़क पर वो गाड़ी चला वो बहुत भीड़ भाड़ वाली रोड थी। नॉक डाउन अ साइकिलिस्ट, नॉक डाउन मतलब टक्कर मार दी, किसको? एक साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को। द साइकिलिस्ट डाई ऑन द स्पॉट, और वो बेचारा साइकिल वाला वहीं पर मर गया। विद अ लॉट ऑफ ब्लड स्पिलिंग अराउंड, और चारों तरफ बहुत सारा खून ही खून फैल गया। लक्ष्मी अ प्रेग्नेंट वुमन पासिंग बाय सफर्ड फ्रॉम नर्वस शॉक। अब लक्ष्मी जो है, जो बेचारी उस टाइम प्रेग्नेंट थी, वो वहां से उस एक्सीडेंट की जगह से निकली, गुजरी, तो वहां उस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखकर, चारों तरफ खून ही खून देखकर उसको नर्वस शॉक लगा, धक्का लगा, सदमा पहुंचा, लीडिंग टू अबॉर्शन, और इतना भयंकर उसके साथ हादसा हुआ कि उसका बच्चा पेट में ही मर गया, अबॉर्शन हो गया। लक्ष्मी फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट कृष्णा क्लेमिंग डैमेज। तो यहां पर लक्ष्मी ने उस गाड़ी चलाने वाले आदमी पर केस ठोका, केस किया कि तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरे को नुकसान हो गया है। ठीक है, अब यहां पर आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों, जल्दी बता दीजिए कि सही और बेटर और शानदार ऑप्शन कौन सा होगा आपके हिसाब से, क्या लगता है? फटाफट कीजिए, देखो टाइमर, खतरे की घंटी बज चुकी है भाई। क्या साइकिलिस्ट के घर वालों से कंपनसेशन लेना चाहिए लक्ष्मी को, या लक्ष्मी को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा? जल्दी कीजिए। तो ये आपका समय हुआ समाप्त। तो अब मैं क्वेश्चन को वापस आपको एक बार हल्की सी झलक दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा
कह रहा है हर एक पर्सन की कानूनी रूप से जिम्मेदारी है कि जब भी वो कोई काम करे तो उसका जो नेबर है उसके काम से हार्म नहीं होनी चाहिए, उसके नेबर को कोई भी प्रकार का कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर कृष्णा जब गाड़ी चला रहा था ना भाई, कृष्णा जब गाड़ी चला रहा था तो उसने साइकिलिस्ट को मार दिया, तो यहां साइकिलिस्ट उसका नेबर कहलाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? साइकिलिस्ट जो है या रोड पर चलने वाला हर वो व्यक्ति जो उसके चपेट में आ सकता था, वो सारे के सारे लोग उसके नेबर है। लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद उस जगह पर आकर लक्ष्मी द्वारा ये चेक किया जाना या वहां से निकलना, तो वो लक्ष्मी जी नेबर नहीं है उसकी। तो ये कह रहा है कृष्णा विल लायबल बिकॉज ही ओड अ ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर टू एवरीबडी ऑन द रोड इंक्लूडिंग लक्ष्मी। गलत जवाब। Krishna will not be liable because he could not have foreseen Lakshmi suffering from nervous shock as a result of his act. यहां पर क्या कह रहा है कि जिसको आप फोर्सी कर सको, जिसको आप देख सको, जिस खतरे को आप भांप सको, समझ रहे हो? तो यहां पर बी ऑप्शन सही होगा कि कृष्णा की जिम्मेदारी लक्ष्मी के प्रति नहीं होगी। एक्सीडेंट होने के बाद इस तरीके का है मामला। जैसे मान लीजिए अगर कोई टीवी रिपोर्टर किसी भूकंप के एरिया को बता रहा हो, बाढ़ के पीड़ित एरिया को बता रहा हो, या मान लीजिए किसी नेचुरल क्लैमिटी की जगह को बता रहा हो। अब कोई पर्टिकुलर पेशेंट है जो टीवी पर देख रहा है ये सारे सीन, चारों तरफ खून ही खून है, टुकड़े बिखरे हुए हैं इंसानों के, तो अगर उसको हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो वो टीवी रिपोर्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल कहता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज्ड बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कह रहा है कि अगर आपने सिचुएशन को समझकर, अगर आपने फैक्ट को गलत समझकर कोई गलती कर दी है तो कोई बात नहीं, कानून आपको माफ कर देगा। लेकिन आप कानून के सामने आकर कहते हो कि सर मुझे एक्चुअली लॉ के बारे में पता नहीं था इसलिए मुझे गलती हो गई, समझ रहे हो? तो ऐसे केस में कानून माफ नहीं करेगा। मान लीजिए कि बाहर से किसी विदेशी कंट्री से इंडिया में आने वाला कोई पर्सन है जो बहुत सारा सोना अपने साथ लाता है, तो ये एक तरीके का मतलब स्मगलिंग वाला मामला है। तो वो कह रहा है सर मेरे देश में तो आम बात है, कितना भी सोना कहीं पर भी लेकर जा सकता है, लेकिन इंडिया में इसकी बात की परमिशन नहीं है। तो वो ये नहीं कह सकता कि मुझे इंडिया के लॉ के बारे में नहीं पता। इवन इंडियन सिटीजन भी ये नहीं कह सकता कि मुझे इंडिया के कानून के बारे में नहीं पता था इसलिए मुझसे गलती हो गई। समझ रहे हो? A was a passenger from Zurich to Manila in a Swiss plane. A नाम का एक पैसेंजर है, वो जूरिच से मनीला जा रहा है। किस प्लेन में? स्विस प्लेन में। When the plane landed at the airport of Bombay on 28 November 1962, it was found on searching that A carried 34 kg of gold bars on his person and that he had not declared it in the manifest for the transit. तो ए जो है उस प्लेन में अपने साथ 34 किलो सोने के बिस्किट ला रहा था। और यहां पर क्या होता है कि जब इस तरीके का सामान आप लेकर आते हो किसी भी पर्पस से, ट्रेडिंग के पर्पस से, तो यहां पर मैनिफेस्ट फॉर ट्रांजिट में बताना पड़ता है सामने वाली गवर्नमेंट को जहां पर आप लैंड करने वाले हो। On 26 November 1962, the government of India had issued a notification modifying its earlier exemption, making it mandatory now that the gold must be declared in the manifest of the aircraft. तो 28 नवंबर को वो इंडिया पहुंचा, बॉम्बे के एयरपोर्ट पे पहुंचा। 26 नवंबर को ही भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून पास किया कि अगर इस प्रकार का कोई भी सोना लेकर आता है तो वो पहले डिक्लेरेशन देगा हमें कि ये सोना लीगल है, मैंने इतने में खरीदा वगैरह वगैरह, अगर नहीं तो हम इसको जब्त कर लेंगे। बात खत्म। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास में, आप जल्दी से अपना दिमाग लगाइए और कमेंट बॉक्स में झड़ियां लगा दीजिए सही आंसर की। जल्दी कीजिए।
चलिए टाइम खत्म हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। समझ रहे हो ना? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, कि मुझे इस नए कानून के बारे में नहीं पता था तो ये बात कानून की नजरों में माफी नहीं करेगी। ये कह रहा है ए कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड बिकॉज ही हैड एक्चुअली नो नॉलेज अबाउट द न्यू नोटिफिकेशन इश्यूड 2 days अगो, कि बेचारे ए को पता ही नहीं था नए लॉ के बारे में। बहाना नहीं चलेगा। ए कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। चलिए ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज मानते हैं। यहाँ इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ लॉ की बात हो रही है। ये भी ऑप्शन गलत। ए कैन बी प्रोसिक्यूटेड बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है सी। क्लियर? समझ गए दोस्तों? तो परफेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एनी पर्सन हु गिव्स फॉल्स इंफॉर्मेशन बिफोर पुलिस और कोर्ट इज पनिशेबल अंडर आईपीसी एज वेल एज अंडर सीआरपीसी। कह रहा है अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है गलत इंफॉर्मेशन देता है पुलिस के सामने या कोर्ट के सामने तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, तो उसको सजा मिलेगी आईपीसी में भी और सीआरपीसी में भी। ठीक है सर। सुखीराम अ विलेज वॉचमैन। सुखीराम जो है एक गांव का वॉचमैन है, चौकीदार है। Knowing that considerable body of strangers has passed through his village in order to commit a dacoity in the house of Ram Vilas Singh, a wealthy landlord residing in a neighboring place. तो यहां पर जो चौकीदार था वो इस बात को जानता था कि कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके गांव के बीच में से, मतलब वहां से निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि वो लोग डकैती करना चाहते हैं रामविलास सिंह के घर में, जो एक बहुत बड़ा जमींदार आदमी है और नेबरिंग प्लेस, पड़ोस का रहने वाला है। Sukhiram has personal enmity with Ramvilas Singh, so he informed that police station next day morning that a body of suspicious characters passed through the village with a view to commit dacoity. तो यहां पर अगली सुबह जाकर यहां पर उस चौकीदार ने, सुखीराम ने जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मैंने कुछ लोगों को देखा और उनके इरादे से मुझे लग रहा था कि वो डकैती करने के इरादे से आए थे, लेकिन उसने उसी वक्त रात को पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। ध्यान से समझना मेरे भाई, क्योंकि रामविलास सिंह से उसकी पर्सनल दुश्मनी थी। After proper investigation, it was found that the Sukhiram gave false information to police officer whether Sukhiram committed any offense or not. और जब पूरी तफ्तीश की गई, सारी इन्वेस्टिगेशन की गई, तो यहां पर बाद में पता चला कि सुखीराम ने झूठी गवाही दी है, झूठी इंफॉर्मेशन दी है। अब बताइए सुखीराम ने कोई ऑफेंस, कोई गुनाह किया है या नहीं किया है? चलिए बताइए दोस्तों, टाइमर मैंने सेट कर दिया है, जल्दी बताइए आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा। जल्दी कीजिए दोस्तों, देखिए बहुत कम समय बचा है आपके पास सही ऑप्शन चूज करने के लिए। तो ये हुआ समय समाप्त। बहुत सिंपल है, लॉजिक समझो। जहां कोई भी इस तरीके की झूठी इंफॉर्मेशन देगा ताकि किसी भी तरीके का किसी भी पर्सन को नुकसान हो जाता है, तो यहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन से साबित हो गया कि सुखीराम ने झूठी इंफॉर्मेशन दी, तो यस एब्सोल्युटली राइट, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसने गुनाह किया है। तो ये कह रहा है ही डिड नॉट कमिट एनी ऑफेंस, गलत जवाब। ही कैन नॉट बी कंपेल्ड, गलत जवाब। ही इज लायबल फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस फॉर फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, उसने झूठी इंफॉर्मेशन, झूठे सबूत पेश करने के गुनाह किए हैं, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। क्वेश्चन है
एंटिसिपेटरी बेल कुड बी ग्रांटेड टू एनी पर्सन हु अप्रहेंड्स अरेस्ट फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो ये कह रहा है अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल किसी भी पर्सन को दी जा सकती है अगर उसको अरेस्ट से खतरा हो। कौन से अरेस्ट से? फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। कि अगर उसको यह डर हो कि मुझे जिस पर्टिकुलर गुनाह के जुर्म में अरेस्ट किया जाने वाला है, अरेस्ट किया नहीं गया है, किया जाने वाला है, तो वो कौन सा है? नॉन बेलेबल। मतलब उसको अगर मैंने अरेस्ट कर लिया, अगर पुलिस वाले ने उस पर्टिकुलर पर्सन को एक बार अरेस्ट कर लिया तो बेल भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे केस में वो आदमी को एंटिसिपेटरी बेल दी जा सकती है। अब सुनो, X published a defamatory statement against a state minister in a local daily newspaper. Police registered a case of defamation, a bailable offense against X. He files an application in the Supreme Court asking for anticipatory bail. ध्यान से समझना, एक्स ने एक मानहानि तरीके का बेइज्जती भरा स्टेटमेंट जो है किसी स्टेट मिनिस्टर के खिलाफ दिया किसी पर्टिकुलर लोकल डेली न्यूज़पेपर में। पुलिस ने रजिस्टर्ड किया केस को, डिफेमेशन का केस था, और डिफेमेशन के जो चार्जेस हैं वो बेलेबल ऑफेंस है, मतलब उसमें बेल मिल सकती है। एक्स को लगा डर और वो पहुंच गया सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास कि मुझे एंटिसिपेटरी बेल दे दो, मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। प्रिंसिपल कुछ और बात कर रहा है भाई, और फैक्ट कुछ और बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझदारी के साथ आंसर करना है आपको। आपको बहुत समझदारी से काम लेना है क्योंकि प्रिंसिपल अलग बात कर रहा है, फैक्ट अलग बात कर रहे हैं। तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, मिस इंटरप्रिटेशन मत करना क्वेश्चंस को। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से देखिएगा इसको। यहां पर कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन है हिज एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर वांट ऑफ जुडिक्शन। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन नहीं है तो इसलिए उसकी एप्लीकेशन खत्म कर दो। हिज एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड ड्यू टू लिमिटेड सर्कुलेशन ऑन न्यूज़पेपर। के भाई लोकल न्यूज़पेपर में तो आया है तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करो और यहां पर उसको बेल नहीं मिलेगी। His application shall be entertained by the court as it involve the denial of personal liberty of X। के सुप्रीम कोर्ट को उसकी एप्लीकेशन मान लेनी चाहिए क्योंकि ये उसकी पर्सनल आजादी का सवाल है। His application shall be returned as non maintainable। यहां नॉन मेंटेनेबल की बात आएगी कि जरूरत ही नहीं है उसकी। जब आपने जो ऑफेंस किया वो खुद ही बेलेबल ऑफेंस है तो एंटिसिपेटरी बेल क्यों चाहिए आपको? समझ रहे हो? क्वेश्चन देखिए, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझना भाई। Why make an attempt to steal some jewels by breaking open a box and finds after opening the box that there is no jewel in it? Choose the appropriate answer। बहुत ध्यान से समझना क्योंकि इस बार आपके पास प्रिंसिपल नहीं है, इस बार आपको अपने दिमाग से खेलना पड़ेगा। तो समझ आया? बिना प्रिंसिपल के क्वेश्चन को समझना
टेढ़ी खीर है कि आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर Y is not guilty of attempt to theft because the box was empty. Y is guilty of attempt to commit theft. Y is guilty of trespass. Y is not guilty of any offense. तो सही ऑप्शन होगा सर बी। देखो आप बैंक में चोरी करने के इरादे से घुसते हो, लेकिन तकलीफ ये है कि बैंक वो जो है ब्लड बैंक निकलता है। जोक, इट इज जोक ऑफ पार्ट, लेकिन आपका इरादा तो चोरी का ही था ना। जैसे अभी न्यूज़पेपर में कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी कि कुछ पर्टिकुलर लोग जो है वो एटीएम मशीन उखाड़ कर लेकर आ गए थे, है ना। बाद में उनको पता चला कि ये एटीएम मशीन नहीं है, ये तो डायरी प्रिंट करने वाली मशीन है। तो आप बताइए कि उनके पर्टिकुलर इंटेंशंस क्या थे, चोरी के थे ना। तो यहां वाई के कुछ हाथ नहीं लगा वो एक अलग बात है, चोरी तो करने पहुंचा था ना वो, समझे। चलिए क्वेश्चन है, लिमिटेशंस बार्स द रेमेडी नॉट द राइट। क्या मतलब हुआ इसका? लिमिटेशंस बार्स द रेमेडी नॉट द राइट। लिमिटेशंस जो है, लिमिटेशंस जो एक्ट है वो जो है वो रोकता है, किसको रोकता है? रेमेडी को रोकता है, लेकिन राइट को कोई भी हार्म नहीं कर सकता। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ 3 years, डेटर Rohan make a part payment of debt to creditor Sohan. Sohan then files a suit against Rohan for recovery of the debt after 2 years from the date of part payment. क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। लिमिटेशन एक्ट कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर बंदे से अगर आपको तकलीफ है, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, आपका कोई झगड़ा हो गया, किसी भी तरीके का कुछ भी लफड़ा हुआ है, तो हम आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे रहे हैं। उस टाइम पीरियड में आप शिकायत दर्ज करना, कोर्ट के पास पहुंच जाना। ऐसा नहीं हो कि गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़े, आप बहुत पुरानी पुरानी बातें लेकर आओगे। लेकिन हाँ, लिमिटेशंस जो है वो सब सिविल सूट्स पर लगता है, क्रिमिनल सूट्स पर वो नहीं लगता। तो ये कह रहा है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ 3 years, डेटर रोहन मेक्स अ पार्ट पेमेंट ऑफ डेब्ट टू क्रेडिटर सोहन। डेटर और क्रेडिटर क्या होता है, इसका नॉलेज आपको होना जरूरी है। ये डेटर है, ये क्रेडिटर है, ठीक है। डेटर का मतलब होता है भाई देवीलाल, मतलब जो हमें पैसे देने वाला है। क्रेडिटर का मतलब होता है बेटा मांगी लाल, जो हमसे पैसे मांग रहा है, ठीक है। तो यहां पर 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। लिमिटेशन से एक्ट के अकॉर्डिंग 3 साल के अंदर अंदर केस करना चाहिए था, लेकिन वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद रोहन ने कुछ हिस्सा पेमेंट कर दिया सोहन को। तो यहां डेटर ने क्रेडिटर को कुछ हिस्सा पेमेंट कर दिया। अब बाद में सोहन ने फाइल किया है सूट, किसके ऊपर? रोहन के ऊपर, फॉर द रिकवरी ऑफ डेब्ट आफ्टर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पार्ट पेमेंट। जिस दिन इन्होंने पेमेंट किया ना, उसके 2 साल बाद उसने वापस केस किया, आफ्टर 2 years। समझ गए? तो पहले तो स्टार्टिंग के 3 साल खत्म हो गए, फिर पेमेंट आने के भी 2 साल बाद उसने केस फाइल किया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप बताइए भाई क्या होगा आपके हिसाब से सही आंसर। चलिए दोस्तों, ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अच्छे से समझना। देखिए, अब यहां पर कह रहा है कि 3 साल आपके खत्म हो गए, उसके बाद आपने पेमेंट वसूल किया और फिर आपने और ज्यादा लापरवाही की और उसके बाद 2 साल बाद फिर से केस फाइल किया। ये कह रहा द पार्ट पेमेंट एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कि जो ये पार्ट पेमेंट आया है ना, बाद में दूसरी बार आया है ना, तो ये इस नया लिमिटेशन टाइमिंग शुरू हो चुका है।
द सूट इज टाइम बार्ड एज अ पार्ट पेमेंट इज मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कि ये जो सूट है वो टाइम बार्ड सूट है, इसका टाइमिंग निकल चुका है। फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगिंस फ्रॉम द डेट ऑफ पार्ट पेमेंट, के नया टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा जिस दिन पार्ट पेमेंट वसूल हुआ है। ठीक है, तो यहां पर इसका सही जो ऑप्शन है वो है आपके लिए सी, कि सर जिस दिन उस पर्टिकुलर डेटर ने हमें पार्ट पेमेंट दिया है उसके बाद से नया टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा कानून की नजरों में। मतलब यहां डेटर ने ये एक्सेप्ट किया कि यस सर मेरे पास में इस बंदे को पैसे देने की रिक्वायरमेंट थी, तो यहां वापस से जिस दिन दिया वहां से वापस 3 साल मिल जाएंगे, तो उसने तो बीच में ही केस फाइल किया है, तो यस दिस सूट विल बी एंटरटेन बाय द कोर्ट। क्वेश्चन है, whoever take away any movable things from the land of any person without that person's consent, he is said to commit theft. He is said to commit theft. तो जो कोई भी किसी पर्टिकुलर इंसान की जमीन में से कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी निकाल कर ले जाएगा, तो हम ये बोलेंगे कि उस इंसान ने क्या की है, चोरी की है सर। ड्यूरिंग हिज विजिट टू द हाउस ऑफ सी, अब यहां पर विजिट ऑफ हाउस ऑफ सी मतलब सी का घर है, ध्यान से समझ लेना, और उसकी विजिट के लिए कौन आया है, ए आया है, ए टू द फॉरेस्ट, नीदर ए नर बी इन्फॉर्म सी इन दिस रिगार्ड बी ए द फॉरेस्ट। अब ध्यान से सुना, ये क्या केस है पहले समझ लो, मैं पूरा बता देता हूं। ये एक लाइन में शुरू, ए आस्क्ड बी द सन ऑफ सी टू अकंपनी ए टू द फॉरेस्ट, यहां कह रहा है कि सी का घर है, ठीक है, सी का घर है, और सी का जो बेटा है यहां पर मिलने कौन आया है, विजिटर कौन है, बाहर वाला जो पर्सन है वो है विजिटर। ये ए जो है मिलने आया किसके घर पे, सी में, आस्क्ड बी, और ए ने बी से बातचीत की है, तो सी जो है वो पापा है और बी जो है वो सन है, बेटा है, और ये आदमी है विजिटर। तो ए ने बी से बोला, क्या बोला कि चल भाई जंगल में चलते घूम कर आएंगे। नाइदर ए नर बी इन्फॉर्म सी, ना तो ए ने सी को बताया और ना ही बी ने अपने पापा को बताया कि हम जंगल जा रहे हैं, ठीक है। इन दिस रिगार्ड बी एट द फॉरेस्ट, तो अब जब वो जंगल चला गया है, तो अब आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या होगा इसका परफेक्ट आंसर, जल्दी बताइए दोस्तों। क्या ए ने चोरी नहीं की, तो बताइए। बहुत सिंपल जवाब है, और मुझे पक्का याद है कि इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं। याद आ रहा है कुछ? टाइमर खत्म हो रहा है भाई, जल्दी करना थोड़ा। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो पहला ऑप्शन है ए ने थेफ्ट किया है एज सून एज ही एंटर द हाउस ऑफ सी। ए जैसे ही सी के घर में घुसा उसने वहीं से चोरी शुरू कर दी, गलत जवाब। ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट, ए ने कोई चोरी नहीं की है, और यहां कह रहा है ए ने चोरी की है, और डी ऑप्शन कह रहा है ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट टिल बी डिड नॉट अकंपनी हिम। ए ने तब तक चोरी नहीं की है जब तक कि बी उसके साथ नहीं चला जाता। ये सारे ऑप्शन छोड़ो, यहां पर पढ़ो क्या पॉइंट है। अगर मैं किसी के घर से मूवेबल प्रॉपर्टी लेकर जाता हूं तो सर ये जो बी है, जो एक सी का जो बच्चा है, वो मूवेबल थिंग नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, वो पर्सन है। तो यहां पर ए ने किसी प्रकार की कोई भी चोरी नहीं की है। क्वेश्चन देखिएगा, the communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made.
कह रहा है कि यहां पर अगर कोई पर्सन ऑफर देने वाला है और ये जो दूसरा पर्सन है ऑफरी है, तो जिस दिन इसको वो ऑफर दिया गया और वो उसके नॉलेज में आ गया, इसको ये बात समझ में आ गई कि ये कौन सा ऑफर है, किस चीज का ऑफर है, तो वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर वहां माना जाएगा। ए सेंट अ लेटर मेकिंग अ प्रपोजल टू बी टू द परचेज ऑफ हाउस ऑफ बी। ए ने एक लेटर भेजा है किसको, बी को, और उसमें ऑफर क्या है कि वो बी का घर खरीदना चाहता है। तो अब आपको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सिर्फ इस बात का जवाब देना है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब माना जाएगा। जल्दी बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर। टाइमर निकल रहा है भाई। चलिए देखिए यहां पर तो कहता है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रीड्स द लेटर। बिल्कुल परफेक्ट जवाब। आपने क्या कहा, जब सामने वाली पार्टी को इस बात की नॉलेज होगा है कि ऑफर क्या है, मैंने पढ़ लिया है, मैंने समझ लिया है, उसी टाइम कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यस, ए ऑप्शन परफेक्ट है, बाकी किसी ऑप्शन में दम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ डज नॉट पेनलाइज फॉर रॉन्ग्स विच आर ऑफ ट्रिवियल नेचर। ट्रिवियल का मतलब होता है बिल्कुल अ लिटिल, बोल दो उसको। ट्रिवियल मतलब अ लिटिल, या फिर शुद्ध हिंदी में बोलूं तो एकदम तुच्छ, मामूली सा। तो लॉ जो है उन चीजों के लिए पेनलाइज नहीं करता जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन ए थ्रू अ फाइल ऑफ अ पेपर्स एट द टेबल विच टच द हैंड्स ऑफ बी। अब यहां पर क्या हुआ कि जब कोई डिस्कशन चल रहा था तो ए को गुस्सा आ गया, तो उसके हाथ में जो फाइल थी उसने ऐसे धीरे से टेबल पर, धीरे से क्या, जोर से टेबल पर पटकी, ठीक है, और उसका बी का हाथ टेबल पर था तो थोड़ा सा फाइल का कोना टच हो गया। बताइए दोस्तों, जल्दी से दिमाग लगाकर फटाफट इसका आंसर दीजिए। ट्रिपल हार्म है, बिल्कुल छोटा सा तुच्छ सा गुनाह है, कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। यहां मेन बात यही है कि ए ने जब वो फाइल फेंकी ना, तो वहां पर उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो बी की तरफ फेंके या बी को चोट पहुंचाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर ऑफेंस होता या पेनल्टी देने वाली कोई भी चीज होती तो सामने वाले का मेंस या गिल्टी माइंड होना जरूरी है, जो हमें इस पूरे सीन में नजर नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, बढ़िया, शानदार। देखिए कह रहा है ए इज लायबल फॉर हिज एक्ट एज द फाइल टच बीज हैंड। गलत जवाब। ए लायबल फॉर हिज एक्ट एज इट असॉल्टेड बी। नहीं सर, असॉल्ट करना ही नहीं हुआ ना, क्योंकि यहां इंटेंशन था ही नहीं किसी पर कुछ फेंकने का। ए लायबल फॉर इंसल्टिंग बी। नो सर, ए इज नॉट लायबल फॉर हिज एक्ट एज इट वाज ऑफ ट्रिफल नेचर। तो बिल्कुल छोटा सा है, मामूली सा, हल्का सा टच हुआ है, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। चलिए आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। Everybody is under a legal obligation to take reasonable care to avoid act or omission which he can foresees would injure his neighbor. The neighbor for this purpose is any person whom he should have in his mind as likely to be affected by his act. ये वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, देखते हैं
Krishna driving a car at a high speed in a crowded road knocked down a cyclist. The cyclist died on the spot with a lot of blood spilling around. Aisha, a pregnant woman passing by, suffered from a nervous shock leading to abortion. Aisha filed a suit against Krishna claiming damage. Same ditto question है, उसमें कोई problem नहीं है. Krishna will be liable because he owed a duty of reasonable care. गलत जवाब. Krishna will not be liable. He could not have foreseen Aisha to suffering from nervous shock as a result of his act. तो इसका ऑप्शन बी होगा. ये रिपीट हो गया. ठीक है. तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों. वी विल मीट द नेक्स्ट क्लास विद अनदर क्वेश्चन आंसर सीरीज. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी या.